चलिए, तो लेक्चर नंबर 6 में मैं आपको आज पिछले लेक्चर नंबर 5 की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच का डिफरेंस क्या होता है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 में स्टडी करेंगे। उसके आगे तो मैंने आपको बताया था कि जब मटेरियल सेम होते हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, सेम होती है। मतलब आपकी रेजिस्टिविटी जो है मटेरियल की प्रॉपर्टी है और रेजिस्टेंस जो है वो आपका ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आज का सबसे पहला हेडिंग लगाइए, कॉपी निकाल लीजिए और आज का सबसे पहला हेडिंग लगाइए कटिंग ऑफ वायर। कटिंग ऑफ वायर। ठीक है, कि जब हम वायर को कट करेंगे तो किस तरीके से हमारा रेजिस्टेंस अफेक्टेड होगा। तो ये इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, इस पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह पूछता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए, तो कटिंग ऑफ वायर में हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे पास मान लेते हैं इस तरीके से वायर है। ठीक है, ये हमारा एक तरीके से वायर है। इस वायर को हम लोग कट करते हैं। इस वायर को हम लोग क्या करते हैं, यहीं से कट कर देते हैं इस वायर को, और इधर का लेंथ मान लेते हैं L1 और इतना लेंथ हो गया हमारा L2। ठीक है, और जबकि ये वायर है तो इसका रेजिस्टेंस होगा R1 मान लेते हैं और इसका रेजिस्टेंस होगा R2। ठीक है, तो जब हम इस वायर को मैंने बीच से काटा तो ये लेंथ हो जाएगा L1 और ये लेंथ हो जाएगा L2, और ये लेंथ L1 है तो इसका रेजिस्टेंस R1 होगा और इसका रेजिस्टेंस R2 होगा। तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिला कि वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि आपका जो रेशियो पहले मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो रेजिस्टेंस होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर का। तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस हम जानते हैं तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ। तो क्या इसको लिख सकते हैं R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है तो R1 अपान R2 क्या हो जाएगा, L1 डिवाइडेड बाई L2। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली होगा R1 अपान R2 इज इक्वल टू L1 अपान में L2। तो इस वायर को जब मैंने कट किया तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो R1 अपान R2 L1 अपान में L2। तो सबसे पहला आपका सवाल यही पूछता है कि यदि आप कोई वायर दिया हो और उस वायर को जब आप कट करते हैं तो इक्वली कट करते हैं अगर, तो R जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ होता है रेजिस्टेंस, तो R1 अपान R2 हो जाएगा L1 अपान L2 के बराबर। ओके, क्लियर है? नोट कर लीजिए, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, तब हम आगे चलते हैं। आगे, इसको मिटाते हैं। ठीक है, जरा इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं धीरे धीरे। चलिए, एक जरा क्वेश्चन लिख लीजिए, मिटाए इसको। चलिए, नोट कर लीजिएगा इसको। एक ऐसे ही आपको जनरली क्वेश्चन देते हैं, और क्या है, इस तरीके से एक वायर है जिस वायर का लेंथ L है और रेजिस्टेंस R है। ठीक है, इसको कट करने के बाद एक पार्ट रेजिस्टेंस R1 हो जा रहा है और एक आपका रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है, R2 हो जा रहा है, और इसका लेंथ हो जा रहा है L/3 और इसका लेंथ हो जा रहा है आपका 2L/3। ठीक है, क्वेश्चन दिया है आपको फाइंड द रेशियो
मतलब हमको फाइंड करना है आपको R1 डिवाइडेड बाई R2, R1 डिवाइडेड बाई R2 आपको फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि जब किसी भी लेंथ को और उसका रेजिस्टेंस R उसको जब कट करते हैं तो आपका R1 डिवाइडेड बाई R2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L1 अपान में L2 के। यही पढ़ा मैंने। तो यहाँ पे आपको R1 अपान R2 दे रखा है, L1 आपको दिया है L/3, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 2L/3 से, तो L/3 इंटू 3/2L, L से L कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो R1 और R2 का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा शायद 1:2। ठीक है। इस तरीके से जब आप वायर को कट करेंगे तो R1 अपान R2 जो है इक्वल टू होता है L1 अपान L2 का। ठीक है। तो इस तरीके से हम जब भी वायर को कट करने का सवाल आएगा तो आप इसी तरीके से करिएगा। ठीक है। नोट कर लीजिए इसको कॉपी में, फटाफट से नोट करिए। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने, मिटाते हैं अब। तो इस तरीके से जब भी आपको कटिंग ऑफ वायर का सवाल आएगा तो R1 अपान R2 कर दीजिएगा और इक्वल टू L1 अपान में, दो ही का आपको पूछता है जनरली। ठीक है। अब अगला हेडिंग डालिए स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। ये हमारा क्वेश्चन है कि जब किसी भी वायर को स्ट्रेच करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस किस तरीके से वैरिड करेगा, ये आपको बताना है। ठीक है। तो स्ट्रेचिंग ऑफ वायर क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है इस तरीके से, ये हमारा वायर है और इस वायर को जब हम स्ट्रेच करते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में इसका लेंथ L है, रेजिस्टेंस R है। कुछ देर बाद क्या करते हैं, इसको स्ट्रेच करते हैं, क्या कर देते हैं, स्ट्रेच करेंगे तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्ट्रेच करेंगे इस वायर को, जिसकी एरिया क्या हो, क्रॉस सेक्शनल, कम हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि जो लेंथ L है, L डैश, वो n टाइम्स इंक्रीज हो गया ओरिजिनल लेंथ से। ठीक है। L डैश की वैल्यू जो है मान लेते हैं 2 गुना बढ़ा, 3 गुना बढ़ा, 4 गुना बढ़ा, तो नया वाला लेंथ क्या हो जाएगा, पुराने वाले लेंथ का n टाइम्स। और ये n की वैल्यू आपका ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है। अगर आप इसको स्ट्रेच करते हैं तो n की वैल्यू हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 1। जब आप इस कंडक्टर को स्ट्रेच करेंगे तो इसकी n की वैल्यू क्या होगी, 1 से अधिक होगी। और जब इसको आप कंप्रेस्ड करेंगे, जब हम इसको कंप्रेस्ड करेंगे तो n की वैल्यू कंप्रेस करते 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 हो सकता है यहाँ पे पहुँच जाए, तो n की वैल्यू क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 1, और n की वैल्यू हो सकता है आपका लेस देन 1। ठीक है। और इस वायर का मास मान लेते हैं m है और डेंसिटी मान लेते हैं d है। यहाँ भी मास m है और डेंसिटी d है। वायर है तो उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा, और जब मास है तो उसके पास कुछ ना कुछ डेंसिटी होगा। तो यहाँ से मान लेते हैं, हम जानते हैं क्या, R जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L/A का होता है। R क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इतना पता है हमको। करते क्या हैं कि इसको यदि हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें और लेंथ से क्या कर दें, डिवाइड, लेंथ से मल्टीप्लाई, लेंथ से डिवाइड करने के बाद क्या इस पर कुछ फ़र्क पड़ने वाला है, नहीं, वंस L से L कैंसिल, तो तभी तो वही बात हुआ।
मतलब L से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करें तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये देख रहे होंगे नीचे ऑफ A इंटू एल, क्या ये A इंटू एल वॉल्यूम है? वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। तो हमको पता है वॉल्यूम इजकल टू, सॉरी, हम जानते हैं क्या, डेंसिटी इजकल टू होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। डेंसिटी इजकल टू क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम। तो इस वायर का ये मास भी कांस्टेंट है, स्ट्रेच करे कंप्रेस करे डेंसिटी भी कांस्टेंट है, मतलब आपका वॉल्यूम भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? डेंसिटी कांस्टेंट मतलब मास भी कांस्टेंट, वॉल्यूम भी हमारा कांस्टेंट। तो यहाँ से वॉल्यूम हो जाएगा हमारा कांस्टेंट, तो रेजिस्टेंस R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L स्क्वायर का। मतलब कि R जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। और जब दो ठो वायर है और रेजिस्टेंस आपको जानना है तो R1 अपन R2 लिख सकते हैं L इनिशियल डिवाइडेड बाई L फाइनल, या इसको लिख सकते हैं L1 डिवाइडेड बाई L2 का स्क्वायर। तो जब आपको स्ट्रेचिंग ऑफ वायर करना हो, इन्फो जब लेंथ इज गिवन, इन्फो लेंथ इज गिवन, यदि आपको लेंथ दिया गया है और R1 R2 आपको दिया गया है तो आप R1 अपान R2 और L1 अपान L2 का स्क्वायर कर देंगे जब आप वायर को क्या करेंगे? स्ट्रेच करेंगे। क्या करेंगे? स्ट्रेच करेंगे। तो स्ट्रेचिंग ऑफ वायर के दौरान आपका जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू L1 अपान L2 का स्क्वायर। क्लियर है? नोट कर लीजिए इतना, तब आगे आपको बताते हैं। नोट कर लीजिए सबसे पहले इसको। चलिए आगे चलते इसको मिटा दें। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो जब आपको वायर को स्ट्रेच करेगा और लेंथ दिया रहेगा तो रेजिस्टेंस R1 अपान R2 इक्वल टू L जो पहला वायर होगा वो, और दूसरे वाले वायर का डिवाइड करके क्या कर देंगे? स्क्वायर, होल के पावर स्क्वायर कर देंगे। वहाँ से आपको R1 और R2 मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन लिखिए जरा, इस पे क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, क्वेश्चन लिखिएगा, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 20 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, the resistance of a wire is 20 ohm। आपको एक वायर दिया गया है जिस वायर का रेजिस्टेंस 20 ओम है। इट इज सो, यहाँ से लिखते हैं, इट इज सो स्ट्रेच्ड, it is so stretched that, it is so stretched that the length becomes, stretched that the length becomes 3 times, the length becomes 3 times, then the new resistance of the wire, then the new resistance, then the new resistance of the wire is, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 21 ओम, यानी R1 आपको दे रखा है 20 ओम। आपसे न्यू रेजिस्टेंस पूछ रहा है।
R1 आपको क्वेश्चन में दे दिया है, आपसे R2 पूछ रहा है और इसको इस तरीके से स्ट्रेच किया जा रहा है। जब स्ट्रेच किया जाएगा तो R लेंथ जब दिया है तो R1/R2 इक्वल टू L1/L2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और L1 आपको दिया है L और L2 जो है इसको स्ट्रेच किया जा रहा है कितना टाइम्स, 3L टाइम्स, यानी n की वैल्यू कितना हो गया हमारा 3, तो 3L टाइम्स। अब लगा दीजिए फार्मूला, R1 R2 L में 3L का स्क्वायर, और ये हमको दे रखा है 20, तो ये हो जाएगा आपका 20/R2 और ये हो जाएगा L²/9 L² से L² कैंसिल, तो यहाँ बचेगा हमको 180, यानी R2 की वैल्यू जो है यहाँ से मिल जाएगा 180 ओम। ठीक है, तो जब भी आपको वायर स्ट्रेच करेगा और लेंथ दिया हो तो L1/L2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। R1/R2 इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर जब आपको लेंथ दिया हो। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, तो इस तरीके से हमारा वायर को स्ट्रेच किया गया है जब लेंथ आपको दिया गया हो। अब देखिए आगे, मिटा देते हैं इसको। कटिंग ऑफ वायर में R1/R2 L1/L2 के बराबर था, और जब हम वायर को स्ट्रेच करेंगे तो R1/R2 इक्वल टू हो जाएगा L1/L2 के पावर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमको दिया क्या है कि अब मान लीजिए वायर को स्ट्रेच कर रहे हो और उसकी एरिया में चेंज हो रहा है, मतलब एरिया आपको अब चेंज कर रहा है दिया हो, तो यहाँ पे आप लिख देंगे इन्फो एरिया इज गिवन, इन्फो एरिया इज गिवन। ठीक है, तो जब आप वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसकी लेंथ में चेंज हो रहा है, उसकी एरिया में चेंज हो रहा है। तो जब लेंथ में चेंज था तो R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2 होल के पावर स्क्वायर था। अब जब एरिया देगा तो आप क्या करेंगे, ध्यान समझिए। हम जानते हैं रेजिस्टेंस R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A होता है। ठीक है, तो जब हमको लेंथ दिया था तो हम क्या कर रहे थे, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A और इसको मल्टीप्लाई कर दें A से और डिवाइड कर दें A से, तो कोई फर्क पड़ेगा। जब लेंथ दिया था तो लेंथ से मल्टीप्लाई, लेंथ से डिवाइड कर रहे थे। जब एरिया दिया है तो एरिया से मल्टीप्लाई और एरिया से क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए। और ये ऊपर वाला लेंथ इंटू A, ये क्या है, हमारा वॉल्यूम है, तो ये तो हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो इस केस में R जो है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/एरिया का स्क्वायर। आप समझ में आ रही है, 1/एरिया का स्क्वायर। अगर मान लेते हैं फॉर अ सर्कल, तो जब भी आपको वायर स्ट्रेच करेगा, एरिया दिया रहेगा, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A हम जानते हैं। हम करेंगे क्या, आपको यहाँ R इक्वल टू L/A दिया है, तो A से मल्टीप्लाई और A से क्या कर देंगे, डिवाइड। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं वीडियो क्वालिटी। ओके, चलिए आगे देखिए। मान लेते हमारे पास सर्कल है, ठीक है, हमारे पास एक सर्कल है, तो सर्कल की एरिया हम जानते हैं क्या होता है, सर्कल की एरिया होता है πr²। ठीक है, जो एरिया होता है सर्कल का वो क्या होता है, πr²। उसको यहाँ पे रखते हैं,
तो ये r जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 और एरिया की जगह पे पाई r स्क्वायर रखते हैं और इसके पावर क्या कर देते हैं, ऐसे होगा। तो इस केस में जो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा 1 पाई स्क्वायर r के पावर 4 हो जाएगा। क्या ये हमारा जो रेजिस्टेंस है ये भी कांस्टेंट है कि नहीं है? तो क्या रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 रेडियस के पावर 4 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट, यहाँ भी पाई स्क्वायर कांस्टेंट, तो रेजिस्टेंस 1/r के पावर 4 यानी जो रेडियस दिया है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कल का, उसके पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इस केस में जब आपके वायर को स्ट्रेच किया जा रहा है तो दो चीज़ हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं वीडियो क्वालिटी को फिर से। चलिए, क्लियर है, कोई बात नहीं। चलिए, तो यहाँ से हमारा जो रेजिस्टेंस मिला वो रेडियस के पावर 4 का इन्वर्सली मिला। कब? जब वायर को हमने स्ट्रेच किया और एरिया दिया है। इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो इसको नोट कर लिए थोड़ा सा, उसके बाद आगे को क्वेश्चन देते हैं। नोट कर लीजिए इसको। चलिए, इसको मिटाते हैं और एक क्वेश्चन लिखिए ज़रा, उसके बाद हम आगे आपको चलते हैं। क्वेश्चन लिखिए, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन लिखिए, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस, क्वेश्चन लिखिए ज़रा, अ वायर ऑफ रेडियस, रेजिस्टेंस नहीं रेडियस लिखिएगा, अ वायर, लिखिए अ वायर ऑफ रेडियस, अ वायर ऑफ रेडियस स्मॉल r has resistance capital R if it is stretched, if it is stretched to a radius of 3r/4, its resistance 3r/4 its resistance is, कह रहा है कि एक हमारा वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, रेडियस R है, रेजिस्टेंस कैपिटल R दिया है। इसको स्ट्रेच किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? स्ट्रेच्ड किया जा रहा है टू अ रेडियस 3r/4, यानी R1 और R2 दिया है और हमारा पहला रेजिस्टेंस R दिया है। आपसे दूसरा रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो रेडियस आपको दिया है। रेडियस देने का मतलब क्या है? ये हमारा जो वायर है उस क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेडियस है, मतलब हमको एरिया पता है। तो देखिए क्या हो सकता है यहाँ पे, हम जानते हैं R1 डिवाइडेड बाई R2, R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 रेडियस के पावर क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। तो यहाँ देखा जाए तो R1 जो है हमारा वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r के पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कितना है, R दिया है। कितना दिया है? R दिया है। और उसका रेडियस कितना है, R, तो उसके पावर कितना हो जाएगा, 4। दूसरा में पूछा है हमसे न्यू रेजिस्टेंस R डैश क्या होगा। इसको स्ट्रेच करेंगे तो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, और इसका रेडियस हो जा रहा है 3r/4 का स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 ये हो जाएगा 3। देखिए यहाँ पे रेडियस 3r/4, हमको रेडियस के पावर 4 चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 81 और
3 एकम 3 8 3 के 24, कितना हो जाएगा 3 के पावर 4 कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 9 और 9, ये हमारा 81 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 81 r के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 का 4 256, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 256 डिवाइडेड बाई 81 r के पावर 4 हो जाएगा। ऐसे 1 अपान r के पावर 4 है तो ये हो जाएगा 256 अपान 81 r के पावर 4। तो यहाँ से जो हमारा r डैश मिलेगा ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये हो जाएगा, यहाँ से हम इक्वल टू साइन लगा दें और जो रेसिप्रोसिटी कैंसिल आउट कर देते हैं तो r डैश जो मिला हमारा वो 256 डिवाइडेड बाई 81 r के पावर 4, यानी 256 डिवाइडेड बाई 81 r है कि नहीं। ये सब r इज डायरेक्टली r इक्वल टू 1 अपान r के पावर 4, r डैश इज इक्वल टू 1, ये आपका कर दिए तो r डैश जो मिला वो 256 अपान 81 r के पावर 4, और ये हमारा क्या इसको लिख सकते हैं 1 अपान r के पावर 4। तो इतना टर्म हमारा क्या हो जाएगा r हो जाएगा, तो 256 अपान 81 r हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, इसके आगे आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज बस इतना ही रहने देते हैं, आगे और जितना पीछे मैंने आपको कवर किया है उसको रिवीजन करिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, चलते हैं आगे, कल मिलते हैं आपसे।